हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक, पहला तो हो गया था कि मात्रक पद्धति पर और दूसरा हो गया था माध्यम पर। तो अब हम नंबर पहला देखते हैं कि के का मान मात्रक पद्धति पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ठीक, तो हमने बताया था कि मात्रक पद्धति का मतलब होता है कि अलग अलग पद्धतियों में के का मान अलग अलग होता है। ठीक, हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हमारी पद्धति कौन सी आती है? देखो, एसआई पद्धति। यानी कि हम देखते हैं कि के का मान एसआई मात्रक क्या होता है, यानी कि एसआई पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है। तो हमारा कूलाम का फॉर्मूला होता है F बराबर के क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पर हमें याद रखना है के क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम कैंची वाला गुणा कर देते हैं। ठीक, कैंची वाला हम गुणा करेंगे तो क्या होगा कि एफ़ का गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर में और के क्यू जीरो का गुणा हो जाएगा एक में। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, जब हम के क्यू जीरो का गुणा एक में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? देखो, के क्यू जीरो इक्वल का साइन है तो हम इक्वल का साइन लगा देंगे। जब f का इंटू आर स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर। ठीक, हमें जो है मान किसका निकालना है? के का। तो हम जब के का मान निकालेंगे तो हमारे जो क्यू जीरो हैं वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? देखो, हम पहुँच जाएंगे एफ आर स्क्वायर के अपॉन में। कहाँ पहुँच जाएंगे? एफ आर स्क्वायर के अपॉन में। ठीक है, तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा? के इक्वल एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू जीरो। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। एफ क्या होता है हमारा? देखो, एफ होता है हमारा बल, और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, तो न्यूटन हो गया। आर हमारी क्या होती है? देखो, आर हमारी होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। किस में? मीटर में। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? देखो, मीटर हो गया। इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे तो कितना बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो पूरा ऊपर बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, और नीचे कितना बचेगा? अपॉन के नीचे बचेगा कितना लिखा हुआ है? देखो, क्यू जीरो। कितना लिखा हुआ है? क्यू जीरो। और क्यू का क्या होता है? क्यू का मतलब होता है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब दो आवेश हैं क्यू जीरो, तो कूलाम इंटू कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम कितना हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो पूरा कितना बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये क्या होगा? देखो, इसका एसआई मात्रक हो गया, हमें याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। ठीक, तो सीजीएस मात्रक देखने से पहले हमें एक बात याद रखनी है जो कि आगे चल के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, कि हमारा जो के का मान, यानी कि हम के को क्या कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो हमारा के का मान कितना होता है? देखो, याद रखना है 9 इंटू 10⁹9। कितना होता है? 9 इंटू 10⁹9। और क्या होता है? देखो, एसआई पद्धति का जो मात्रक है वो कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो पूरा बनेगा 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। हमें याद रखना है किसमें? एसआई में। किसमें? एसआई में। एसआई में जो के का मान यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है? 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब देख लेते हैं कि के का मान सीजीएस में क्या होता है। ठीक, के का मान सीजीएस में क्या होता है? तो सीजीएस में कितना होगा? देखो, सीजीएस में क्या है? इसी को हम बना देंगे अब सीजीएस, यानी कि जो एसआई मात्रक होता है उसी को हम बना देंगे क्या? देखो, सीजीएस। अब कैसे बनाएंगे सीजीएस में? बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, हमें पता है कि बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है? देखो, डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ठीक, एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक को कितना होता है? डाइन होता है। ठीक, तो क्या होगा? देखो, बल का मात्रक हो जाएगा डाइन, और मीटर होता है, देखो, जो मीटर है वो होता है हमारा एसआई पद्धति में। ठीक, जो मीटर है वो हमारा होता है एसआई पद्धति में। जब हम इसे सीजीएस पद्धति में बनाएंगे तो सीजीएस पद्धति में क्या होता है? मीटर को हम सेंटीमीटर में मापते हैं।
यानी कि जो CGS पद्धति होती है उसमें हम दूरी को सेंटीमीटर में मापते हैं। तो कितना बन जाएगा देखो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि SI पद्धति में आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, लेकिन पीछे हमने पढ़ के आए हैं कि CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम। तो यहाँ पर क्या देखो कूलाम का स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ठीक। तो हमें ध्यान रखना है कि CGS पद्धति में कितना होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलाम स्क्वायर। और एक बात और ध्यान देनी है कि CGS पद्धति में K का मान कितना होता है, देखो CGS पद्धति में K का मान होता है 1। कितना होता है 1। और SI पद्धति में कितना होता है 9 × 10⁹ और CGS पद्धति में K का मान यानी कि 1/4πε0 का मान कितना होता है 1। एक बात हमें और याद रखनी है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा वाला पॉइंट क्या था, हमारा दूसरा वाला पॉइंट था कि K जो है वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। किस पर करता है कि K हमारा माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। ठीक है। तो माध्यम का मतलब क्या है कि जैसे हम निर्वात ले लें तो निर्वात भी एक माध्यम होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु नहीं होती है। ठीक। तो हम देखते हैं कि निर्वात में इसका मान कितना होता है, और जब हम इसे माध्यम में ले जाते हैं, माध्यम का मतलब जैसे जल में ले जाएं, तो इसका मान कितना होता है देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम F निर्वात निकालें, क्या निकालें F निर्वात, यानी कि निर्वात में देखें कि जो है बल कितना है, तो F निर्वात इक्वल कितना होता है, देखो F निर्वात इक्वल होता है K Q0/r²। यानी कि दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि F निर्वात इक्वल K का मान कितना होता है 1/4πε0 Q0/r²। निर्वात में हम जब लेंगे तो निर्वात में हमें क्या लेना है, देखो ε0। क्या लेना है ε0। निर्वात में कौन बताएगा कि दोनों आवेशों के मध्य कितना बल है, ε0 बताएगा। ठीक। तो निर्वात में हम जब भी लेंगे तो कितना होगा, देखो 1/4πε0 Q0/r²। इसे हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक। अब आगे देखते हैं किसी माध्यम में। ठीक है। तो जब क्या होगा, जब हम एक माध्यम में लेते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य में, जब दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे होते हैं तो उनके बीच में कितना बल लगता है, तो हम देखते हैं। तो F माध्यम कितना होता है, देखो F माध्यम बराबर 1/4πε0। यहाँ पर ε0 नहीं होगा, हमने पहले ही बताया था। जब निर्वात के लिए होगा तो ε0 होगा, और जब माध्यम के लिए होगा तो ε होगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 1/4πε और Q0/r²। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आता है। इसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक। अब हम एक काम करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर देंगे। ठीक। तो क्या होगा, देखो कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का हमें भाग करना है। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से भाग किया जाता है और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से भाग किया जाता है। ठीक। तो हमारा समीकरण फर्स्ट कौन सा है, समीकरण हमारा फर्स्ट है F निर्वात। ठीक। और समीकरण सेकंड कौन सा है, F माध्यम। इन दोनों का हमने डिवाइड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर कितना है, देखो राइट हैंड साइड में समीकरण नंबर 1 में 1/4πε0 Q0/r²। तो हम लिख देंगे कि 1/4πε0 Q0/r²। फिर लगाएंगे हम अपॉन। ठीक। उसके बाद हमारा जो है समीकरण नंबर सेकंड कौन सा है, 1/4πε0 Q0/r²। तो हम लिख देंगे यहाँ पर भाग में 1/4πε0 Q0/r²। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/4π से 1/4π कैंसिल हो जाएगा। ठीक। और Q0/r² से पूरा Q0/r² कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, देखो ऊपर से बचेगा, देखो इस लाइन से बचेगा 1/। अब इस लाइन से क्या बचेगा, इस लाइन से बचेगा ε0। फिर कितना बचेगा, इस लाइन से बचेगा देखो 1, क्योंकि सब कट गए हैं। फिर नीचे कितना बचेगा
जगह नहीं है नीचे, लेकिन हम बोल रहे हैं। नीचे कितना बचेगा, देखो नीचे बचेगा अपॉन में एप्सिलॉन एम। कितना बचेगा, एप्सिलॉन एम। कितना आएगा देखो, 1/एप्सिलॉन 0 अपॉन 1/एप्सिलॉन एम। ठीक, आगे देखते हैं। देखो जी लिखा हुआ है कि एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इक्वल 1/एप्सिलॉन 0 अपॉन 1/एप्सिलॉन एम। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो बाहर बाहर का इंटू होता है और अंदर अंदर का इंटू होता है। जब हम एप्सिलॉन एम का इंटू 1 में करेंगे तो एप्सिलॉन एम हो जाएगा। जब हम 1 का इंटू एप्सिलॉन 0 में करेंगे तो अपॉन में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इक्वल एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो हमारे इतना आ गया देखो, कितना, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम इक्वल एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब हमें एक बात और याद रखनी है कि जो हमारा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक ध्यान सुनना है कि हमारा जो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, देखो उसे हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर। यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारी जो माध्यम की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन एम का मतलब क्या होता है, माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो जो माध्यम की वैद्युतशीलता है और जो निर्वात की वैद्युतशीलता है उसका अनुपात बीच में क्या लगा हुआ है, देखो अपॉन। अपॉन का मतलब क्या होता है, अनुपात। अगर हम इन दोनों का अनुपात कर देते हैं तो वो किसके बराबर होता है, हमें याद रखना है, एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। किसके, एप्सिलॉन आर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरी जगह पर, यानी इसकी जो पूरा लिखा हुआ है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0, इसकी पूरी जगह पर हम कितना रख देंगे, एप्सिलॉन आर रख देंगे। ठीक, तो कितना बनेगा देखो, ध्यान से देखना है। तो हमारा बनेगा एफ निर्वात, तो एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, तो अपॉन एफ माध्यम इक्वल, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा हमारा बन जाएगा एप्सिलॉन आर। कितना बन जाएगा, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है, फिर से हम कहते हैं कि जो माध्यम की वैद्युतशीलता होती है और जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उनका अगर हम डिवाइड यानी कि रेशियो देखते हैं, अनुपात देखते हैं, तो वह अनुपात किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक, तो हमारा कितना फार्मूला निकल के आ गया कि अगर हम एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम देखें, यानी कि निर्वात में कितना बल है, माध्यम में कितना बल है, उन दोनों का अगर हम अनुपात देखें तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारे बराबर होता है एप्सिलॉन आर के। ठीक, और अब बात आती है कि एप्सिलॉन आर को कहते क्या हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन आर को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है, अब कोई पूछता है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होती है, तो हमें उत्तर देना है कि माध्यम की वैद्युतशीलता और जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता या इसका दूसरा नाम होता है परावैद्युतांक। ठीक है, तो हमें पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।